हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज की अपनी इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन करेंगे। और बीएड सेकेंड ईयर में हमारे जो पेपर का नाम है वह है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, यानी ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, जिसका पेपर कोड है E103। हम आज अपनी इस वीडियो में अपने नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे और हमारा जो टॉपिक का नाम है वह है अधिगम की प्रभावशाली विधियां। यानी कि अधिगम जो होता है उसको प्रभावशाली किस प्रकार से बनाया जा सकता है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, वह किसी भी चीज को आसानी से सीख सके। यानी कि आज हम अधिगम की जो प्रभावशाली विधियां हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी विषय को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम अगर किसी भी विषय को सीखते हैं, अब हम मैथ की बात ले लीजिए, अगर हमें मैथ सीखना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी विधियों का, फॉर्मूलों का यूज करना होता है, यानी कि जिससे कि हम आसानी से मैथ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। जिन विधियों को मनोवैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर अधिक उपयोगी और प्रभावशाली माना गया है, वे प्रभावशाली विधियां बहुत सारी हैं। उनमें से कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है करके सीखना। कौन सी? नंबर 1 है करके सीखना। करके सीखने की क्या बात है? यानी कि जब हम किसी भी बालक को किसी काम के लिए उसे उसमें इंगेज करेंगे, हम कहेंगे कि बेटा आपको ये पेन है, यानी कि ये अलग अलग कर दिया आपने, और आप इसके हर पार्ट को अपने हिसाब से या अपनी जो रुचि है उसके अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार इसको जोड़ दीजिए। तो बालक क्या करेंगे? उनको उठाएंगे, बारी बारी से उनको उसको जोड़ेंगे, यानी कि करके सीखेंगे। और करके सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है, न कि अस्थायी। जितना ज्यादा बालक उस काम में रुचि लेंगे, उसे बार बार करेंगे, वह उस काम में इतनी ही अधिक कुशलता प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यह सीखने की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। इसमें बालक स्वयं कार्य करके सीखते हैं। बालक स्वयं उद्देश्य का निर्माण करते हैं, स्वयं योजना बनाते हैं, स्वयं योजना को कार्यान्वित करते हैं। यानी कि अध्यापक केवल यही कहेगा कि आप स्वयं करके सीखे, तो उस काम को करने के लिए जितनी भी प्रकार की योजनाएं होती है, उसको सारी की सारी परिकल्पना जो भी कुछ होता है वह बालक स्वयं ही करते हैं, स्वतः उसका मूल्यांकन करते हैं। और सबसे बड़ी यह बात यह है कि वह खुद ही उसका मूल्यांकन भी करते हैं, और जो कमियां रह जाती है स्वयं ही उन कमियों को दूर करते हैं, उसमें सुधार लाते हैं। स्वयं कार्य करने में विषय वस्तु बालक के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। यानी कि जब बालक किसी भी काम को करते हैं तो वह जो बालक होता है उसका जो मस्तिष्क होता है उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है, और उस विषय को बालक लंबे समय तक याद रखता है। अभी हमने किसी भी काम को यानी कि बता दिया बालकों को कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। अब मैं इस पेन की बात करूं, मैंने इसके अलग अलग पूजे किए हुए हैं, मैंने कहा कि हम इसको इसमें डालेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बालक ने सीखा और कुछ दिनों के बाद भूल गए। लेकिन जब बालक स्वयं करके सीखेंगे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीखेंगे, तो वह ज्ञान उनका काफी लंबे समय तक उनके जो मस्तिष्क है उसमें स्थायी हो जाएगा। हमारे मैथ्स महोदय है, उनका कहना है कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं अपितु शरीर के अवयवों में है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। यानी कि वह कहते हैं कि जो स्मृति होती है उसका जो स्थान है वह मस्तिष्क में नहीं होता, बल्कि वह शरीर के अवयवों में है, यानी कि शरीर के अंगों में है, जो उसके अवयव है, तत्व है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। यानी कि हम जिस काम को भी करके सीखेंगे वह काम हमें बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और वह सीखा हुआ ज्ञान भी हमें लंबे समय तक याद रहेगा। नंबर 2 है अनुकरण द्वारा सीखना।
सामान्यतः अनुकरण का अर्थ है क्रिया या कार्य को उसी रूप में दोहराना, यानी कि मैं किसी काम को कर रहा हूं और जो बालक है वह मुझे देखकर उसी काम को हूबहू कर रहे हैं, उसे अनुकरण कहते हैं, यानी कि फॉलो करना किसी चीज को। अब आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, अब मम्मी किचन में खाना बना रही है तो बच्चे भी क्या करते हैं, मम्मी मुझको थोड़ा सा आटा दीजिए, और वह भी अपने हिसाब से रोटियां बनाना सीख जाते हैं, यानी कि वे उनका अनुकरण करते हैं। मम्मी पापा यानी कि खाना खाते समय हाथ धो रहे हैं तो बालक भी हाथ धोना शुरू कर देंगे, वह किस तरीके से सीख रहे हैं, यानी कि अनुकरण के द्वारा सीख रहे हैं। और जैसे ही घर का जैसा माहौल होगा, अगर आप बच्चों से आप कहकर बुलाओगे, यानी कि उनको तहजीब से बुलाओगे, तो वह बच्चे भी आपको तहजीब से बुलाएंगे। लेकिन जिस प्रकार का माहौल होगा बच्चे उसी प्रकार से सीखते हैं। और अनुकरण के द्वारा यानी कि किसी चीज को, यानी किसी को देखकर उसी की नकल करना, यानी कि नकल करना, कॉपी करना अनुकरण के द्वारा सीखना कहलाता है। इस विधि में बालक किसी क्रिया के अधिगम में अनुकरण का प्रयोग करते हैं। शिशु को प्रारंभिक क्रियाएं जैसे बोलना, चलना फिरना आदि का सीखना अनुकरण के द्वारा ही होता है, यानी कि घर में वह अपने बड़ों को देखते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं, बड़े भाई बहनों को देखते हैं, तो वह जो चलते फिरते हैं, खाते पीते बोलते हैं, वह सभी अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। ये नहीं, अभी आप मान लीजिए कि हम अगर एक बालक को जन्म के बाद ही उसे कहीं ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां पर उसे किसी भी चीज की आवाज ना सुनाई दे, कोई चलता फिरता ना दिखाई दे, तो वह कभी भी इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं सीख सकता है। लेकिन जब वह किसी को सामने चलता हुआ देखेंगे, बोलते हुए देखेंगे, तो वह उनसे उनकी लैंग्वेज सीख जाते हैं, उनसे चलना फिरना सीख जाते हैं, और वह सब अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। अनुकरण विधि बालक को कम शिक्षित, कम बुद्धि एवं प्रखर बुद्धि के व्यक्तियों आदि पर अधिक प्रभावशाली होती है, यानी कि जो अनुकरण विधि है वह बालकों की जो कम शिक्षित होते हैं, कम बुद्धि एवं प्रखर बुद्धि के व्यक्ति होते हैं उन पर अधिक प्रभावशाली होती है। चारित्रिक एवं नैतिक शिक्षा के लिए भी विधि अधिक उपयुक्त होती है, यानी कि बालकों के अंदर अगर चारित्रिक और नैतिक गुण आते हैं तो उसके लिए भी अनुकरण विधि जो है होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जैसे वातावरण में बालक रहेगा उसके अंदर उसी प्रकार के क्या है नैतिक और चारित्रिक गुण आएगा, और वो बालक कहां से सीखेगा, यानी कि अपने से बड़ों से, अपने माता पिता से, दादा दादी से, अपने बड़े भाई बहनों से, उनसे सीखेगा। किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा। अगर परिवार में दो लोग आपस में गालियां देते हैं या एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं तो छोटे बच्चे भी इसी प्रकार से अनुकरण करते हैं, यानी कि उनका अनुसरण करते हैं, यानी कि अनुकरण के द्वारा उन सब चीजों को सीखते हैं। इसीलिए घर का वातावरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अनुकरण भी बालकों के सीखने की एक बहुत ही उत्तम विधि है। नंबर 3 है निरीक्षण करके सीखना। निरीक्षण करके सीखना, जिन बालक यानी कि जिन वस्तुओं को, यानी कि बालक जिन वस्तुओं को, पदार्थों को, स्थानों आदि का निरीक्षण करते हैं उनके विषय में जल्दी सीखते हैं और यह सीखना अस्थायी भी होता है। यानी कि ये मान लीजिए निरीक्षण करने का मतलब है हमें बालकों को कहीं लेकर गए और हमने वहां पर जाकर बालकों को क्या दिखाया, चट्टानें दिखाई, और चट्टानें दिखाने के बाद हमने उनसे शैलों के बारे में पता किया। लेकिन अगर हम उनको ऐसे ही बताएंगे मौखिक तौर पर तो वह इतना अच्छी प्रकार से नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जब हम बालकों को यानी कि भ्रमण के लिए ले जाएंगे और उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे तो बालक क्या करेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, और निरीक्षण करने के बाद जो उनको ज्ञान होगा वह ज्ञान अस्थायी होगा, उनके विषय में वह जल्दी सीखते हैं और वह सीखना अस्थायी भी होता है। इसमें मौखिक वर्णन के स्थान पर प्रत्यक्ष देखकर सीखा जाता है। निरीक्षण करते समय वह वस्तु या पदार्थ, स्थान या घटना उनके सामने होती है, क्योंकि जब हम बालकों को निरीक्षण के लिए ले जाते हैं तो वह जो वस्तु होती है, घटना होती है, कुछ भी पदार्थ होता है, वह उनके
प्रत्यक्ष रूप से सामने होती है, ना कि हमारी कही हुई बातें होती है। और जब कोई किसी भी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो वह उसके बारे में जल्दी सीख जाते हैं। बालक उनको देखते हैं, छूते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके विषय में सीखा वे बातचीत करते हैं। इस प्रकार बालक इसमें अपनी एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जिससे वह सीखा हुआ ज्ञान लंबे समय तक उनके शक्ति में रहता है। क्योंकि अगर हम बालकों को ताजमहल के बारे में बताएं, यानी एक मॉडल लाकर दिखाएं या और उसके बारे में बताएं, तो वह उसके बारे में इतना अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और जो ज्ञान वह कक्षा के अंदर सीखते हैं वह इतना स्थायी नहीं होगा। लेकिन अगर हम बालकों को एक भ्रमण के लिए आगरा ले जाकर ताजमहल दिखाया जाए तो वह ताजमहल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और उसको छू सकते हैं, उसकी जो कलात्मक कलाकृतियां हैं उनको देख सकते हैं, वहां का भव्य नजारा देख सकते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर है उसको उसके बारे में विचार कर सकते हैं, और वह ताजमहल के प्रत्येक पहलू पर बारीकी से ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वह उस समय उनके यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने होता है। और एक कक्षा में ताजमहल का मॉडल दिखाने की अपेक्षा स्वयं उनको आगरा ले जाकर ताजमहल के प्रत्यक्ष दर्शन कराने से बालकों को जो ताजमहल के बारे में सीखेंगे वह उनका ज्ञान लंबे समय तक रहेगा और अस्थायी हो जाएगा, उनकी स्मृति में अस्थायी बना रहता है। नंबर 4 है परीक्षण करके सीखना। कौन सा? नंबर 4 है परीक्षण करके सीखना। हमारे मन में अनेक विचार उठते हैं, कुछ विचारों का एक निश्चित आधार होता है और कुछ विचार हमारी कल्पना पर आधारित होते हैं। यह बात सत्य है, यानी कि हमारे जो मन होता है उसके अंदर बहुत सारे विचार उमड़ते हैं, उठते हैं, और उन वह विचार कुछ सत्य होते हैं, लेकिन कुछ विचार हमारी जो कल्पना होती है उस पर होते हैं। आज हम कल्पना कर रहे हैं कि यार हमारे पास भी गाड़ी होती, बंगला होता, इस प्रकार से बहुत सारे विचार आदमी के कल्पना के तौर पर उठते हैं। कुछ विचारों का एक निश्चित आधार होता है, यानी कि इसीलिए कल्पना पर आधारित विचारों का एक वास्तविक आधार खोजने के लिए या उस काल्पनिक विचार को सही सिद्ध करने के लिए जब हम तथ्यों का पता लगाते हैं वह परीक्षण कहलाता है। यानी कि हमारे जो दिमाग में कल्पना आई है, और जब हम उस कल्पना को सत्य करने के लिए उसकी खोज करते हैं और उसके बारे में पता लगाते हैं तो उसी को परीक्षण कहते हैं। अब हमने यह पेन देख लिया, हम विचार कर रहे हैं पेन कैसे बन रहा होगा, इसमें मटेरियल कहाँ से आ रहा होगा, इसके कंपनी में कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, तो यह हमारी एक कल्पना है। लेकिन जब हमें इसकी तह तक जाना है, इसकी सत्य तक जाना है कि ये कैसे बना और उसका मटेरियल कहाँ से आया, रॉ मटेरियल कहाँ से आया, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई, तो हम उसके बारे में जो कदम उठाते हैं, जो तथ्यों की खोज करते हैं, वहां पर जाते हैं, देखते हैं, उन तथ्यों के बारे में लिखते हैं, सोचते हैं, तो उसे ही परीक्षण कहा जाता है। जैसे गर्मी का ठोस और तरल पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है, फसलों पर किसी विशेष तत्व या यौगिक का क्या प्रभाव पड़ता है, जो व्यक्ति धन को सर्वाधिक महत्व देते हैं वह नैतिक दृष्टि से गिरे हुए होते हैं, यह कहां तक सही है, सही है। इन सभी के बारे में जब बालक या कोई व्यक्ति निरीक्षण करता है तो उसे सत्य की खोज होती है। यदि छात्रों को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए तो शिक्षणगत समस्या यानी कि जो शिक्षणगत समस्याएं कम होती आती है, यानी कि जब शिक्षण किया कराया जाता है बालकों को तो उसके अंतर्गत बहुत कम समस्याएं आती हैं, और ये और इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों या कल्पनाओं के उत्तर परीक्षण के द्वारा खोजे जा सकते हैं। परीक्षण सभी विषयों में किए जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक विज्ञानों में ये सबसे अधिक होते हैं। जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं उसके अंतर्गत जो परीक्षण होते हैं वह सबसे ज्यादा होते हैं। सामाजिक विज्ञानों और भाषाओं में जहां परीक्षण अपेक्षाकृत कम होते हैं वहीं उनके परिणाम भी उतने पूर्ण नहीं होते, क्योंकि सामाजिक विज्ञान और भाषा के विषय होते
अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उनके परीक्षण कम किए जाते हैं। जितने प्राकृतिक विज्ञानों में किए गए परीक्षणों के होते हैं, प्राकृतिक विज्ञानों पर किए गए परीक्षणों के जो परिणाम होते हैं वे अच्छे होते हैं, ज्यादा होते हैं। परीक्षणों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो कुछ सीखा जाता है, वही ज्ञान व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। यानी कि परीक्षण के द्वारा बालक बहुत कुछ सीखता है, यानी कि किसी चीज की खोज करता है, तत्वों को इकट्ठी करता है, तो वह अपने जीवन में बहुत ही अधिक सीखता है और वह ज्ञान उसका यानी क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्ण एवं आंशिक विधि से सीखना। पूर्ण एवं आंशिक विधि से सीखना। किसी विषय को सामान्य हम दो तरह से सीखते हैं, एक पूर्ण विधि से और दूसरा आंशिक विधि से। यानी कि एक ऐसी विधि होती है जिससे कि हम किसी भी काम को आसानी से पूरा कर जाते हैं और दूसरा आंशिक विधि होती है। पूर्ण विधि में हम प्रयोग बार संपूर्ण विषय को एक बार में ही यानी कि पढ़ते हैं। यानी कि जो पूर्ण विधि होती है उसके लिए हम पूरे विषय को एक ही बार पढ़ते हैं, जबकि आंशिक विधि में हम संपूर्ण विषय को कई भागों में बांट देते हैं। यानी कि ये मान लीजिए कि अगर हम पूर्ण विधि का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हमें यह पूरी तरीके से इसको पढ़ लेते हैं, जो यानी कि हम जिसका परीक्षण करते हैं, किसी भी बारे में सीखते हैं। लेकिन अगर हम आंशिक विधि से पढ़ते हैं तो उसको हम कई भागों में, जो पूर्ण विषय होता है यानी कि पूर्ण पाठ होते हैं, उसको हम कई भागों में बांट देते हैं और एक बार में एक भाग ही पढ़ते हैं। जब एक भाग सीख जाते हैं तब दूसरा भाग पढ़ते हैं। ये नहीं कि हमने एक भाग भी पूरा नहीं किया, उसके बारे में सीखे भी नहीं है और हम दूसरे भाग पर अटक गए, ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा करना गलत होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कभी कौन सी विधि उपयोगी होगी यह सीखने वाले की आयु, विषय वस्तु की लंबाई, अभ्यास और सीखने वाले की योग्यता पर निर्भर करता है। यानी कि इस विधि में बालक अच्छा सीखता है, ये सब चीजें उस सीखने वाले की जो योग्यताएं हैं, उसकी जो रुचि है उस पर निर्भर करता है। बड़ी आयु के व्यक्तियों के लिए, छोटी विषय वस्तु के लिए और तीव्र बुद्धि व्यक्तियों के लिए पूर्ण विधि अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि वह बातों को अच्छी प्रकार से सीख ले समझ जाते हैं। लेकिन जब बच्चों के लिए, लंबी विषय वस्तु के लिए और कम बुद्धि के व्यक्तियों के लिए आंशिक विधि से ही सीखना सुविधाजनक होता है, क्योंकि जो कम बुद्धि के बालक होते हैं, छोटे बालक होते हैं, अगर हम उनको लंबे पाठ देंगे तो वह उन पाठों को पढ़ते हुए ही बोरियत महसूस करेगा और उसको आलस्य आ जाएगा, जिससे कि वह उनसे कुछ भी नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर हम उन लंबे पाठों को छोटे छोटे पाठ में बांट दें तो वह उनमें रुचि लेंगे, क्योंकि उनको एक भाग पूरा करने के बाद फीडबैक मिलेगा, जिससे कि उनका उत्साह बढ़ेगा और वह दूसरे पाठ की ओर बहुत जल्दी ही अग्रसर होंगे। फिर अविराम एवं विराम विधि। अविराम एवं विराम विधि। किसी विषय को सीखने में जब हम लगातार प्रयास करते हैं तो उसे अविराम विधि, और यानी कि जब हम कोई विषय सीखते हैं और उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं, कंटिन्यूटी बनाए हुए है, तो उसे हम अविराम विधि। और जब प्रयास लगातार न होकर बीच बीच में थोड़ा विश्राम करके किया जाता है तो उसे विराम विधि कहा जाता है। अब मान लीजिए हमने किसी एक चैप्टर को उठाया और हम उस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया और हमने शुरू से लेकर लास्ट तक एक साथ वो चैप्टर पढ़ दिया, उसके बारे में जितने भी रहते थे सभी सीखे, तो उसे हम अविराम विधि कहेंगे। लेकिन अगर हम उस चैप्टर को हमने
थोड़ा बढ़ा और हम रुक गए, आराम किया, फिर दोबारा बढ़ा, फिर हम रुक गए और आराम किया, तो उसे हम विराम विधि कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक विधियों से सीखना। सीखना व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की विधियों से होता है। इन दोनों प्रकार की विधियों में सामूहिक विधियों को अधिक प्रभावशाली माना जाता है। यानी कि बालक अकेला रहकर भी सीखता है और एक ग्रुप में भी रहकर सीखता है, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर भी सीखता है और सामूहिक तौर पर भी सीखता है। लेकिन जो सीखना सामूहिक तौर पर सीखता है वह अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें उसको देखने में मिलती है। इस संबंध में काल्पनिक महोदय है, उनका कहना है बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उनके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके सामाजिक समायोजन को अनुप्राणित करने, उसके व्यवहार में सुधार करने और उसमें आत्मनिर्भरता का सहयोग की भावना का विकास करने के लिए व्यक्तिगत विधियों यानी कि विधियों की तुलना में जो सामूहिक विधियां है वह बहुत ही लाभप्रद होती है, यानी कि प्रभावशाली होती है। यह बात हमारे काल्पनिक महोदय कहते हैं। और सामूहिक विधियों में बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि विचार विमर्श विधि, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, कार्यशाला विधि, परियोजना विधि और खेल विधि। तो गाइस हमारा जो है टॉपिक का यह पूरा होता है। हम अपने नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।